बच्चों, आज हम लोग मंत्रिपरिषद का अध्ययन करेंगे। मंत्रिपरिषद, जैसा कि आप देख रहे हैं, लिखा हुआ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब सवाल इस बात का है कि हमारे देश में मंत्रिपरिषद की क्या भूमिका है। तो सबसे पहली चीज़ आप याद रखिएगा, पहली बात कि भारतीय संविधान में केवल मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। मंत्रिपरिषद का ही उल्लेख है। संविधान में किसका उल्लेख है? मंत्रिपरिषद का। ये लिखा हुआ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, ठीक है ना। मंत्री परिषद का उल्लेख है। ठीक है, किसका उल्लेख नहीं है? मंत्रिमंडल का उल्लेख नहीं है। आप देख रहे हैं, इसका उल्लेख, मंत्रिमंडल का उल्लेख नहीं है। किसका उल्लेख है? मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। ठीक है, अब मंत्रिमंडल होता क्या है? तो आप कहेंगे कि देखिए, केवल कैबिनेट मंत्रियों के समूह को मंत्रिमंडल कहा जाता है। मंत्रिमंडल में क्या आता है? केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं। ठीक है, कैबिनेट मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री के साथ केबिन में बैठने वाले लोग, मतलब प्रधानमंत्री जैसा। तो मंत्रिमंडल में आते हैं केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में, ठीक है, इसमें क्या होता है? सभी प्रकार के मंत्री आते हैं। सभी प्रकार के मंत्री आते हैं। ठीक है, तो अब आपके मन में आ रहा होगा, ठीक है, कि सभी प्रकार के जो मंत्री आते हैं वो कौन हैं? ठीक है, कौन कौन मंत्री हैं? तो हम इसके बात करने जाएंगे 1 मिनट बाद। पहली चीज़ तो आप याद रखिएगा कि मंत्रिपरिषद ही देश की वास्तविक कार्यपालिका होती है। ठीक है, मंत्रिपरिषद क्या है? आप कहेंगे कि सर, यही वास्तविक कार्यपालिका हमारे देश की, वास्तविक कार्यपालिका है, या आप कह सकते हैं कि सरकार है। वास्तविक कार्यपालिका यही है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव यही है। अब हम यहाँ देखते हैं सभी प्रकार के मंत्री आते हैं, तो इसका मतलब मंत्री के प्रकार कैसे हैं? मंत्री के प्रकार। तो बच्चों, एक बात याद रखना, ठीक है, क्या? देखिए, वैसे तो आपकी किताबों में लिखा होगा कि मंत्रिपरिषद में 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। ठीक है, मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। ठीक है, ये गलत बात है। ठीक है, आप याद रखिएगा, मंत्रिपरिषद में 5 प्रकार के मंत्री होते हैं। 4 नहीं होते, 5 प्रकार के मंत्री होते हैं। अब हम आपको गिना देते हैं। ठीक है, क्लियर? तो आइए हम लोग गिनते हैं कि ये कौन कौन लोग होते हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम लोग कुछ अलग बात कर रहे हैं। तो आइए हम लोग पहले गिनते हैं कि यह 5 प्रकार के जो मंत्री हैं ये कौन कौन होते हैं। जब आप अच्छी किताबों को पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये दिखाता रहता है, ठीक है, कि 5 प्रकार के हैं। अन्यथा सभी लोगों ने 4 प्रकार का लिख करके, ज़्यादातर लोगों ने 4 प्रकार का लिख के छोड़ दिया है। ठीक है, तो अब ये 5 प्रकार के जो मंत्री हम गिनाने जा रहे हैं वो कौन कौन है? तो एक होता है कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री। ठीक है, पहले हम लोग गिन लेते हैं। दूसरा कौन होता है? तो आप कहेंगे स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री। ठीक है, प्रभार वाले मंत्री। ठीक है, अब इसके बाद आता है राज्य मंत्री। सी मतलब तीसरा, राज्य मंत्री आता है, स्टेट मिनिस्टर जिसे कहते हैं आप। ठीक है, और इसके बाद कौन आता है? आप कहेंगे कि सर, चौथे पर आते हैं उप मंत्री। ठीक है, ये तो आपको हर जगह लिखा मिल जाएगा। ठीक है,
लेकिन आप याद रखिएगा 5वां मंत्रिपरिषद में, ठीक है, इन मंत्रियों के अतिरिक्त विभागीय सचिव भी शामिल होते हैं। मतलब विभागीय सचिव, नहीं सही था, विभागीय सचिव आते हैं। सचिव आते हैं, सेक्रेटरी ऑफ विविध जो डिपार्टमेंट है उनके सेक्रेटरी होते हैं, ठीक है ना। तो आपने ये गिन लिया। अब प्रश्न आता है कि कैबिनेट मंत्री कौन होता है, ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए, अपने विभाग का जो सर्वे सर्वा होता है, अपने विभाग का समस्त निर्णय स्वयं लेता हो, वह कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। मतलब आप कह सकते हैं कि ऑल इन ऑल अपने विभाग का सर्वे सर्वा जो होता है वही कैबिनेट मंत्री होता है, ऑल इन ऑल होता है, ठीक है ना। क्लियर? अपने विभाग का ऑल इन ऑल होता है, ठीक है, सभी निर्णय ये स्वयं ले लेता है। अब इसको निर्णय लेने के लिए किसी की जरूरत नहीं होती। अब ये स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री ये कौन होते हैं? आप कहेंगे सर ऐसे मंत्री जो प्राइम मिनिस्टर के सुझाव पर काम करते हैं, पीएम के सलाह पर जो निर्णय लेते हैं वो स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री कहे जाते हैं। अब राज्य मंत्री क्या होते हैं? आप कहेंगे कि सर ये कैबिनेट मंत्री के निर्देशन में काम करते हैं, कैबिनेट मंत्री के निर्देश में काम करते हैं। और उप मंत्री क्या होते हैं? आप कहेंगे कि सर स्वतंत्र प्रभार वाले, ठीक है, मंत्रियों के अधीन होते हैं ये, ठीक है, मतलब इनके अधीन ये होते हैं और राज्य मंत्री इनके अधीन होते हैं, ठीक है। कैबिनेट मंत्री यह समानों में एक होता है, मतलब प्रधानमंत्री के समान जो ही पद होता है ये, मतलब अपना निर्णय ये खुद ले लेता है, ठीक है। क्लियर? और ये तो अगला आप देख रहे हैं विभागीय सचिव होते हैं, ठीक है। अब हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि मंत्रिपरिषद के कार्य और शक्तियां क्या हैं। तो आइए देखते हैं मंत्रिपरिषद के कार्य और शक्तियां। मंत्रिपरिषद के क्या कार्य हैं और उसकी क्या शक्ति है, यही ना। तो बच्चों पहला काम क्या है उसका? तो आप कहेंगे राष्ट्र की नीतियों का निर्माण करना, नेशनल पॉलिसीज बनाना, राष्ट्रीय नीतियों का निर्माण करना। एक तो कार्य इसका ये हो गया। दूसरा कार्य क्या है? आप कहेंगे पूरे देश में शासन का संचालन करना, पूरे देश में शासन का संचालन करेगा सर, यही करेगा। तीसरा क्या है प्यारे बच्चों? तीसरा क्या है? विधान संबंधी, मतलब कानून निर्माण संबंधी, ठीक है, कार्य करती है ये, ठीक है। मतलब विधान मतलब कानून, विधान संबंधी कार्य, ठीक है। अब विधान संबंधी कार्य कौन करेगा? मंत्रिपरिषद करती। क्या करती है ये विधान संबंधी कार्य में? पहली चीज तो आप याद रखिएगा, विधेयक तैयार करना। विधेयक मतलब बिल, विधेयक तैयार करना। विधेयक क्या है? कानून के पहले का कानून है विधेयक तैयार करना। मतलब हर एक्ट बिल होता है, सबसे पहले बिल ही एक्ट बदलेगा जब उस पर राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा तब। तो ये अभी कह रहा है विधेयक तैयार करना, ठीक है। दूसरी चीज
विधेयक तैयार करना एवं कर लीजिए, इसी में जोड़ दीजिए एवं, ठीक है, संसद में प्रस्तुत करना। बी आई है। बी क्या है, मतलब अगला कार्य क्या है, ठीक है, तो आप कहेंगे जो संसद के सदस्य हैं, मतलब सांसद हैं, ठीक है, सांसदों के प्रश्नों का उत्तर देना। सी क्या है, तो आप कहेंगे मंत्रिपरिषद ही राष्ट्रपति के नाम से अध्यादेश जारी करता है, ठीक है, जो अध्यादेश जारी होते हैं, जारी होता है, ध्यान दीजिएगा, ये ऑर्डिनेंस जारी हो, अध्यादेश जो जारी होता है, ठीक है, वह मंत्रिपरिषद ही राष्ट्रपति के नाम से जारी करता है। अध्यादेश मंत्रिपरिषद जारी करता है, जारी करता है, ठीक है, किसके नाम पर, किसके नाम से, आप कहेंगे राष्ट्रपति के नाम से यह अध्यादेश जारी होते हैं, ठीक है। अब अगला इसका क्या वर्क है, पूरे देश में धन को रेगुलेट करना, ठीक है, पूरे राष्ट्र में जो मनी है, मतलब धन, मनी का नियंत्रण, ठीक है, मंत्रिपरिषद ही करती है, ठीक है। और कानून बनने के बाद या कानून को लागू करवाना किसका दायित्व है, आप कहेंगे सर अगला इसका कार्य है कानून को लागू करवाना, अब हम लोग आगे की बात करते हैं, ठीक है, तो आइए आगे की बातें हम लोग देखते हैं क्या हम लोग कर सकते हैं। तो बच्चों एक बात आप और याद रखिएगा, जितने भी हाई लेवल के पद होते हैं, मतलब उच्चाधिकारी जिसे कह सकते हैं, तो आप कह सकते हैं उच्चाधिकारियों की नियुक्ति करना, अधिकारियों की नियुक्ति करवाना, मतलब इन्हीं के सुझाव पर ही राष्ट्रपति उच्चाधिकारियों की नियुक्ति पर हस्ताक्षर करता है, ठीक है। और क्या करती है, आप कहेंगे सर विदेश नीति का निर्धारण यही करती है, क्लियर हो गया। और एक बात और, ठीक है, राष्ट्रपति, ये देखिए 44 संशोधन अधिनियम, 44वां संशोधन अधिनियम क्या कहता है, तो प्यारे बच्चों आप याद रखिएगा कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा तभी कर सकता है जब मंत्रिमंडल ने लिखित परामर्श दिया हो। मतलब 44वां संशोधन अधिनियम कहता है कि राष्ट्रपति इमरजेंसी, आपातकाल की घोषणा कब करेगा, राष्ट्रपति आपातकाल की या राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब करेगा, जब मंत्रिमंडल ने लिखित रूप में दिया है, ठीक है। अब अगली हेडिंग चेंज कर दीजिए, आप सामूहिक उत्तरदायित्व तो आप अगली हेडिंग करिए, कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी, सामूहिक उत्तरदायित्व। यहां आपको एक चीज याद रखना है, समूह क्या है, आप कहेंगे मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद के मंत्री ये क्या है, एक समूह है, ठीक है, क्या है ये, ठीक है, एक समूह होते हैं और यह एक इकाई की भांति कार्य करते हैं, एक इकाई की भांति कार्य करते हैं, ठीक है। अब याद रखिएगा यह इकाई, ठीक है, संसद के प्रति, ठीक है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। मतलब आप कह सकते हैं कि जो मंत्री हैं वो संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होते हैं, अर्थात
अगर एक मंत्री ने गलती किया तो उस पर अविश्वास आएगा ना। गलती एक मंत्री की होती है, अविश्वास उसके खिलाफ आता है। लेकिन अगर उस मंत्री के प्रति अविश्वास पारित हो गया तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्याग देना ही होगा। ठीक है, क्योंकि वह एक यूनिट है, एक इकाई की भांति है। यही नहीं, एक मंत्री का निर्णय संपूर्ण मंत्रिपरिषद का निर्णय होता है। ठीक है ना, मतलब यह एक इकाई की भांति काम करता है। ठीक है, तो अगर एक के विरुद्ध ठीक है अविश्वास, नो कॉन्फिडेंस मोशन या अविश्वास प्रस्ताव ये पास हुआ तो त्याग सबको देना पड़ेगा, पूरी मंत्रिपरिषद चली जाएगी। और अगर एक मंत्री ने निर्णय लिया है, एक मंत्री ने निर्णय लिया, तो यह निर्णय किसका होगा? आप कहोगे कि सर ये संपूर्ण मंत्रिपरिषद का निर्णय माना जाता है। ठीक है, आप ये देखिए, ये कर दिएगा गठबंधन सरकारों के दौर में सामूहिक उत्तरदायित्व। तो बच्चों आइए देखते हैं गठबंधन सरकारों का दौर। गठबंधन सरकारों का दौर ये हम देखते हैं अलायंस। ठीक है, तो ये भारत में ये दौर कब शुरू होता है? कांग्रेस जब कमजोर होती है तब शुरू होता है, मतलब 1990 से यह शुरुआत हो जाती है गठबंधन सरकारों का दौर। तो इसका मतलब गठबंधन में अनेक पार्टियां होती हैं। अब ये पार्टियां मिल करके सरकार बनाती हैं, यही ना? मतलब गठबंधन किसे कहेंगे? पार्टियां क्या करती हैं, एक कॉमन एजेंडा रख लेती हैं। ठीक है, और एक कॉमन एजेंडा रख करके ठीक है ये लोग मिल करके और ये क्या करते हैं, सरकार बनाते हैं। ठीक है, लेकिन आप याद रखिएगा गठबंधन सरकार में जो मंत्री होते हैं ये मंत्री अनेक पार्टियों से आए कि नहीं आए? ठीक है, तो ये मंत्री क्या होगा, प्रधानमंत्री को महत्व नहीं देते। ठीक है, प्रधानमंत्री को महत्व नहीं देते, ये मंत्री किसको महत्व देते हैं? अपने पार्टी के नेता को, अपने पार्टी के नेता को ये क्या देते हैं, ये महत्व देते हैं। ठीक है, और एक चीज ये भी है कि वैसे तो मंत्रिपरिषद के निर्णय को मंत्री को आलोचना नहीं करनी चाहिए। मंत्रिपरिषद है ना, तो मंत्रिपरिषद के निर्णय की आलोचना ठीक है ये मंत्री को नहीं करना चाहिए, लेकिन गठबंधन सरकारों में ये इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, रामविलास पासवान सर ने क्या किया, अटल बिहारी वाजपेयी की ठीक है आलोचना किया था, उनके मंत्रिमंडल की आलोचना किया था। इसका मतलब आप कह सकते हैं मंत्रिपरिषद के निर्णयों की आलोचना मंत्री को नहीं करनी चाहिए, लेकिन गठबंधन सरकारों में ऐसा नहीं होता। ठीक है, वह आलोचना करने लगते हैं। उसका परिणाम क्या होता है कि जो सामूहिक उत्तरदायित्व है इसमें कमी आ जाती है। ठीक है, सामूहिक उत्तरदायित्व में कमी आती है। ठीक है, और इस प्रकार से भारत में गठबंधन की सरकारों के द्वारा एक चीज की कमी आ रही है, जो संसदीय प्रणाली है इसका ह्रास हो रहा है, मतलब ये पतन की ओर जा रही है। ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, और अब बच्चों हमें अगली बात देखनी है कि उप प्रधानमंत्री। ठीक है, आइए देख लेते हैं कि उप प्रधानमंत्री का पद क्या होता है। तो बच्चों हम देखते हैं उप प्रधानमंत्री। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। तो आप याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में ठीक है इसका उल्लेख है ही नहीं, सीधे सी बात है, इसका उल्लेख नहीं है। ये तो एक परंपरा चली आ रही है कि वो प्रधानमंत्री का पद बना देते हैं। ठीक है, क्लियर। अब उप प्रधानमंत्री शपथ किसकी लेता है? आप कहेंगे इसकी शपथ कैबिनेट मंत्री की होती है। कैबिनेट मंत्री जो शपथ लेता है वही
उप प्रधानमंत्री की शपथ होती है। ठीक है, और इसका कार्य क्या होता है? तो आप कहेंगे कैबिनेट मंत्री जैसा होता है। हाँ, एक समय वो अलग हो जाता है। ठीक है, क्या? जब प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री अनुपस्थित है तो मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करेगा? मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता बच्चों कौन करेगा? तो आप कहोगे कि सर उप प्रधानमंत्री करेगा, ये करेगा, उप प्रधानमंत्री करता है। ठीक है ना, क्लियर? कब? जबकि प्रधानमंत्री नहीं है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि हमारे पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो आप याद रखिएगा, हमारे पहले उप प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सरकार में, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। पटेल, ठीक है, किस मंत्रिमंडल में थे ये? नेहरू मंत्रिमंडल में थे। उप प्रधानमंत्री कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन आप याद रखिएगा, इंदिरा जी के काल में, जो इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी जी जब थी, तो इंदिरा गांधी जी के काल में दो लोग उप प्रधानमंत्री के रूप में थे। कौन कौन था? तो आप कहोगे कि सर एक तो मोरारजी देसाई थे और दूसरा गुलजारी लाल नंदा। मोरारजी देसाई और दूसरे हैं गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, और बच्चों इसके बाद हमारे सामने आता है जब देसाई प्रधानमंत्री बने, मतलब ये जब प्रधानमंत्री बने देसाई जी जब प्रधानमंत्री बनते हैं, तब कौन उप प्रधानमंत्री होता है? तो आप कहेंगे सर दो लोग, एक बिहार के बड़े दलित नेता जगजीवन राम और दूसरा, ठीक है, चौधरी चरण सिंह। क्लियर? और एक बात और भी है कि जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, विश्वनाथ प्रताप सिंह जब प्रधानमंत्री बने, तो उस समय उप प्रधानमंत्री थे चौधरी देवीलाल। जब चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे तब भी देवीलाल थे। और जब अटल जी प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने, तो उस समय LK आडवाणी या लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है, ये क्या बने? उप प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है बच्चों, अब हमने प्रधानमंत्री का भी, मंत्रिपरिषद को भी आपके बीच में बता दिया है। ठीक है, और अब हम लोग अगला अटॉर्नी जनरल की बातें करेंगे। ठीक है, और आज इतना ही है। थैंक यू बच्चों, विशिंग ऑल लक।